कराची की आवाम से भी आज अपील करूंगा। ये नाज़रीन, मैं हूं फरिया इदरीस। कराची में कत्ल व गायब का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी ने अवाम से अपील की है कि अमन कायम रहने दें, मगर जब हुकूमत अपीलें करेगी तो अमन कायम कौन करेगा? ये वाली हुकूमत या आइंदा आने वाली हुकूमत? वेलकम टू न्यूज़ बीट। ये जो हर तरफ है कारवां मुसीबतों से भरा हुआ, हवा ये खाक खू की है मेरे गुलिस्तां के साथ साथ। बह रहा है आज यहाँ ये खून है मेरे निहाल का। ये जिसको जला रही है आग, ये तो जिस्म है मेरे लाल का। मैं चला था सुबह ठान कर अपने बच्चों को आज शाम में दूंगा एक खुशी की खबर। मेरी शाम जाने कहाँ गई, सुबह किसने उजाड़ दी। ये है क्या सितम, ये है क्या सितम। आज मैं सोच रही थी, बड़ी देर तक सोचती रही कि आखिरी मरतबा कराची के हालात कब पुरअमन थे और आखिर क्यों कराची में एक मखसूस अरसे के बाद अचानक आग और खून का खेल शुरू हो जाता है। एक बार फिर कराची में मौत का रक्स जारी है और 4 दिनों में कराची में फायरिंग से जाँ भाग होने वालों की तादाद अब 90 हो चुकी है और 200 के करीब शहरी जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर मफलूज होकर रह गया है। शहर में तमाम मार्केट्स और पेट्रोल पंप्स बंद हैं। सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब हो चुकी है। कराची पर मुसल्लह कातलों का राज नजर आ रहा है। शहर की गलियों में सड़कों पर मुसल्लह अफराद काबिज नजर आते हैं और निहत्ते शहरियों पर फायरिंग कर रहे हैं, जबकि अब शरपसंदों ने मुखालिफ आबादियों को रॉकेटों और बमों से भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को बसों से उतार कर उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं और फिर उन्हें गोलियां मार दी जाती हैं। चलती बसों पर भी फायरिंग है। लगता है शहर में जंगल का कानून है और आवाम को दरिंदों के रहमो करम पर छोड़ा जा चुका है। कराची के शहरियों की फरियाद ने हमारा दिल तो दहला ही दिया, मगर लगता है हुकूमत पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। अब भी कराची वालों की ये फरियाद शायद किसी के कान पर कोई असर कर दे। जरा सुन लीजिए। भाईजान क्या बोलेंगे कराची का, सुबह निकलते तो रात को घुसने की उम्मीद ही नहीं होती है। पहुंच गए तो बच्चों का नसीब होता है। हालात ऐसे है कि घर से बाहर निकलते हुए ये सोचते क्या पता आखिरी कदम हो। बस हम लोग अल्लाह के तवक्कल पे निकलते हैं। रोज़ाना आप हालात यहाँ के देख सकते हैं, कारोबार आए दिन बंद। कटी पहाड़ियों पे जो दहशतगर्दी हो रही है, क्या ये दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती? इसके पीछे किसके हाथ हैं कि इनको मालूम नहीं है? अगर इनको मालूम है तो ये उसको रोकते क्यों नहीं है? स्ट्रेट फायरिंग होती है वहाँ से। वो नहीं देखते कि यहाँ जानवर आ रहा है, इंसान आ रहा है या क्या आ रहा है, लेडीज आ रही है, बच्चा जा रहा है, क्या है, ये चीज़ नहीं देखते। आने जाने वाले को, राहगीर को गोलियां मारी जा रही है, बसों पे फायरिंग की जा रही है, दुकानें सारी बंद है, लोग बाग परेशान है। जहाँ चौकियाँ बनानी चाहिए वहाँ नहीं बना रहे और जहाँ नहीं बनानी चाहिए वहाँ पुलिस रोडों पे खड़ी कर देते हैं, जिसमें कोई फायदा ही नहीं है। बहुत परेशान है हम लोग, कारोबार नहीं है यहाँ पर, कत्ल वारदात इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पे इंसान की सेफ्टी नहीं है। MQM की राब्ता कमेटी की अपील पर शहर में आज यौम सोग मनाया गया, जबकि सोग की वजह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान असेंबली की एहतजाजी रैली मनसूख कर दी गई। MQM और मुस्लिम लीग नून ने कराची के हालात पर कौमी असेंबली का इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी है। कल हमारे प्रोग्राम न्यूज़ बीट में मुस्लिम लीग नून और MQM ने कौमी असेंबली के इजलास बुलाने का मुतालबा किया था, जिस पर हमारी वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इजलास बुलाने का वादा किया था। जरा देख लीजिए। पार्लियामेंट का मिल के हम सेशन कॉल करते हैं, लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स प्लान आउट अ स्ट्रेटजी कि कराची की मौजूदा सूरत हाल में व्हाट शुड
be the way forward. चलें, अगर कराची के political forces गारत के बाद वो जो आपके कॉल करने का कह दिया, बड़ी मेहरबानी। डर तो ये मिनिस्टर साहबा के सिटिंग टुगेदर का टाइम ही कहीं निकल ना जाए। हमारे वजीर दाखिला रहमान मलिक ने कराची में एससी को तैनात करने का ऐलान किया है और ये भी फरमाया है कि कल शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन करना था, मगर बिजली ना होने की वजह से ऑपरेशन नहीं किया जा सका। उन्होंने एक बार फिर शरपसंदों को सख्त वार्निंग दी है। क्या फरमाते हैं, देख लीजिए। उन मोर्चा बंद लोगों को जो मुख्तलिफ कॉलोनियों में अपने मोर्चे बंद कर बैठे हुए हैं, मेरे पास पूरी अभी गूगल से भी सैटेलाइट से पूरी तफसील मेरे पास मौजूद है और इंशाल्लाह आज किसी वक्त भी मैं एक्शन करूंगा। ऑपरेशन नहीं होगी, मैं आपको बताऊं, सिर्फ टारगेट एक्शन होगा जिसके मतलब हमें इंफॉर्मेशन है। 1000 बंदा मैं एफसी का ला रहा हूँ और कराची के किसी कोने में भी जरूरत पड़ी, जिस जगह जरूरत पड़ी, लॉ एनफोर्स विल एक्ट और आई एश्योर यू कि वी विल नॉट स्पेयर एनीबॉडी। आई होप कि इस धमकी और डराने वाली बात से जिनको डरना चाहिए वही लोग डरे हों, कोई और न डर गया। हुकूमत कराची के हालात पर काबू पाने में फिलहाल नाकाम नजर आती है और अभी तक सिर्फ बयानात से काम चलाया जा रहा है और अवाम ये बयानात गुज़िश्ता 3.5 साल से सुनकर तंग आ चुके हैं और उसको रिपोर्ट करके यकीनन हम भी अब ज्यादा खुश नहीं है। अगर कराची में 10,000 रेंजर्स, 40,000 पुलिस एहलकार अमन कायम नहीं कर सके तो मजीद 1,000 एफसी एहलकार क्या कारनामा अंजाम दे सकेंगे, ये सिर्फ मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। जबकि ना तो रेंजर्स और ना ही पुलिस को ऐसे वाकयात से निपटने की कोई प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ दिन पहले ही रेंजर्स के एहलकारों के हाथों एक नौजवान की मौत के मंजर तो आप सबको याद ही होंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में 4 रोज से मुसल्लह अफराद काबिज हैं और मासूम निहत्ते अफराद को मुसलसल फायरिंग का निशाना बना रहे हैं, मगर हुकूमत की रिट कहीं नजर नहीं आ रही और यूं लगता है कि कराची को मुसल्लह कातलों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। जबकि सिंध के साबिक वजीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्जा ने फिर वज़ारत दाखिला संभालने के लिए कमर कस ली है। उन्होंने क्या फरमाया वो भी देखिए। जिन लोगों ने छुट्टी पे मुझे भिजवाया वो खुद छुट्टी पे चले गए हैं। अब जिनके हुक्म अहकामात का मैं पाबंद हूँ, मैं डिसिप्लिन पार्टी कारकुन हूँ। मैं आपके कहने पे या अपने अब्बा के कहने पे तो मैं आके ये चार्ज नहीं संभाल सकता। पार्टी लीडरशिप जब मुझे कहेगी तो मैं पहले से ज्यादा दिल लगा के काम करूँगा। कराची के वाकयात में कौन मुलविस है? क्योंकि सिर्फ चंद शरपसंद 2.25 करोड़ आबादी के शहर को इस तरह मफलूज नहीं कर सकते। हर बार हुकूमत सिंध टारगेट किलिंग में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने का ऐलान करती रही है। इस बार फिर कराची पुलिस ने 89 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, मगर गिरफ्तारी के ऐलान के बाद ये दहशतगर्द कहाँ जाते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, उन पर मुकदमे कहाँ चलाए जाते हैं, इनको क्या सजा सुनाई जाती है, इस बारे में शायद हमें कभी भी सही तरीके से मालूम नहीं हो सकेगा। क्या हुकूमत कराची में जारी कत्ल गारत को रोकने में वाकई संजीदा है? क्या कराची में दहशतगर्द अनासर हुकूमत से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं? कराची में अमन किस तरह कायम हो सकता है? ये वो सवालात हैं जो पूरी कौम के जहन में है और उसका जवाब चाहिए। मगर पहले कराची के हालात पर देखते हैं एमन की रिपोर्ट। कराची जो एक शहर था आलम में इंतखाब, बरसगीर के खूबसूरत शहरों में से एक, साफ सुथरा, पुरसुकून, पुरअमन, जिसकी सड़कें हर शाम धोई जाती थी। 1947 तक कराची एक इंतहाई तरक्की याफ्ता शहर बन चुका था। एक शानदार रेलवे स्टेशन और बहुत बड़ी बंदरगाह यहाँ मौजूद थी। शानदार इमारतों की वजह से ये सयाहत का मरकज भी था। शहर के अंदर मुसाफिरों के लिए जदीद ट्रामें चला करती थी। इसी दौर में कराची अदबी, तालीमी और तहजीबी सरगर्मियों का मरकज भी समझा जाता था। ये कराची था रोशनियों का शहर, तरक्की, तहजीब और अमन की अलामत। मगर फिर इस शहर बेमिसाल को न जाने किसकी नजर लग गई और ये पुरअमन और शानदार शहर कत्ल गारत, लैंड माफिया, गैंग वॉर और टारगेट किलिंग का निशाना बन गया। हर तरफ खौफ और दहशत के साए हैं। इस शहर के मकीन जब सुबह घर से निकलते हैं तो माओं के दिल धड़कने लगते हैं कि शाम को वो अपने लाल को जिंदा देख भी पाएंगी या नहीं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर एक जंगल का मंजर पेश कर रहा है, जहाँ कोई हुकूमत, कोई सरकार नहीं है, बस दरिंदों का राज है। जिधर देखिए मुसल्ला कातिल फायरिंग करते फिर रहे हैं। कानून के मुहाफिज इनके सामने बेबस नजर आते हैं। लोग घरों में महसूर, मार्केट्स और पेट्रोल पंप बंद, सड़कें सुनसान। कराची शहर एक मक्तलगाह बन चुका है। कौन है जो कराची को इन वहशी कातिलों से निजात दिलाएगा? कौन है जो कराची को इसका खोया हुआ अमन लौटाएगा? कौन है जो कराची की फरियाद सुनेगा?
نیوز بیٹ کے لیے ایمن خان، سما، اسلام آباد۔ بہت بات ہو چکی کہ کیا سلوشن ہے، کیا صورتحال ہے، مگر آج ہم ضرور جاننا چاہیں گے کہ اس صورتحال سے باہر کیسے نکلا جا سکتا ہے۔ ویری وارم ویلکم ٹو وسیم اختر صاحب، سینئر لیڈر متحدہ قومی موومنٹ، جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ شرجیل میمن صاحب، انفارمیشن منسٹر سندھ، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، اور ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے زاہد خان صاحب، BNP سے آپ کا تعلق ہے۔ ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو جینٹلمین۔ وسیم اختر صاحب، کراچی کی صورتحال سے یقیناً سب پریشان ہیں، آپ بھی پریشان ہوں گے، آپ تو کراچی میں مقیم ہیں۔ آج جیسے میں نے کہا، میں نے پورا دن گزارا اور کافی لوگوں کو ٹیلی فون کیے، سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا ہو رہی ہے صورتحال۔ آپ کی جماعت، حامی جماعت جس کی آپ رہ چکے ہیں بڑے عرصے تک، ان میں سے اکثر لوگوں نے مجھے یہی بتانے کی کوشش کی کہ اس میں آپ کی جماعت بھی ملوث ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا شہر ہے، ہمارا مینڈیٹ ہے یہاں، اور خدا نخواستہ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جو افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں جس میں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، اس میں ہمارا بھی خدا نخواستہ کوئی شیر ہو۔ ایسی لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے۔ آپ فیکٹس کو دیکھیں کہ جن علاقوں میں ہو رہے ہیں یہ واقعات، وہ کون سے علاقے ہیں، کون ڈومینیٹ کر رہا ہے وہاں۔ چند علاقے ہیں، پرانی سبزی منڈی، کٹی پہاڑی، قصبہ، بنارس، ان جگہوں پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ کوئی دوسری سیاسی جماعت یا کوئی گروہ شامل ہوتا تو کراچی کے اور علاقوں میں بھی خدا نخواستہ یہی کلنگ ہو رہی ہوتی۔ آج جو پہاڑیوں سے فائرنگ ہو رہی ہے وہ بالکل کلیئر سب کے سامنے ہے کہ نیچے جو نہتے لوگ رہ رہے ہیں اس میں پشتو سپیکنگ بھی ہیں، اردو سپیکنگ بھی ہیں، دونوں مارے جا رہے ہیں۔ بسوں سے نکال کے شناختی کارڈ چیک کر کے مارا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو حکومت کو سوچنا ہے۔ آپ کو میں ماضی کی چند باتیں یاد دلاتا چلوں۔ کچھ دنوں پہلے انہی علاقوں سے مسجدوں سے اعلانات ہوئے تھے کہ اردو سپیکنگ جو ہیں یہ خدا نخواستہ کافر ہیں کوئی، یا کوئی غلط لوگ ہیں، ان کو مارنا ثواب ہے۔ فتوے جاری ہوئے تھے، مسجدوں سے اعلانات ہوئے تھے، تب بھی حکومت نے ان اعلانات پہ توجہ نہیں دی۔ یہ 2 دن کل کی بات ہے، سوراب گوٹ کے پاس جو نئی سبزی منڈی ہے ادھر سے بمبس ملے ہیں، جھاڑیوں میں چھپے ہوئے ہینڈ گرینیڈز، اس پہ بھی توجہ نہیں دے رہی گورنمنٹ۔ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن علاقوں سے یہ فائرنگیں ہو رہی ہیں ان علاقوں میں جا کے رینجرز ہے، پولیس ہے، اس ایلیمنٹ کو پکڑے، چاہیے کوئی بھی ہو، کوئی زبان بولتے ہوں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسند لوگ ہیں۔ مظاہرہ نہیں کر رہی، مگر کیوں نہیں کر رہی یہ ایک الگ سوال ہے۔ مگر زاہد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے میں یہ پوچھوں گی زاہد صاحب کہ جو لوگ اس میں مارے جا رہے ہیں ان کا ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پاکستان کی ایک عام عوام ہے اور پاکستانی ہے بیفور اینی تھنگ ایلس۔ آپ کی جماعت بھی وہاں پر موجود ہے، آپ لوگوں نے کیا ایکشن لیا؟ جس طرح کہ وسیم صاحب نے کہا کہ بڑے عرصے سے یہ بات ہائی لائٹ کی جائی تھی کہ نفرت والا مٹیریل دیا جا رہا ہے، نفرت والا کلچر پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سکون کرنے کے لیے یا لوگوں کے جذبات دبانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کوئی ایکشن کیا ہو آپ کی پارٹی نے کراچی میں؟ دیکھیے، ایک میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کا کوشش ہے، اور ابھی وسیم بھائی کی میں بات سن رہا تھا، دیکھیں کوئی بھی پارٹی یہ نہ چاہتی ہے، نہ کسی پارٹی کی مفاد میں یہ چیز ہے، کیونکہ سیاست جب ہوتی ہے وہ گولی اور بندوق سے نہیں ہوتی، سیاست ہوتا ہے، اور وہ سیاست کے ذریعے کیا جاتا ہے، تنقید ہوتا ہے، برداشت ہوتا ہے، یہ چیزیں اپنی جگہ پہ۔ ابھی وہ کورنگی ٹاؤن میں بھی اب آپ کے ایکسپریس سامنے لگا ہوا ہے، اس میں کہتے کہ وہ سنیما کے پاس اتنا سخت فائرنگ ہو رہی کہ ان کا جو وہاں پہ بندہ تھا وہ واپس آ گیا۔ یہ میں وسیم صاحب سے بالکل متفق ہوں۔ حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، اگر حکومت ایکشن لے گی تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں، اور جو لوگ جس نسل جس زبان سے تعلق رکھتے ہیں وہ دہشت گردی میں والے اس کو پکڑے اور اس کو کٹہرے میں لا کے کھڑے کر دے تاکہ کراچی میں امن ہو۔ اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی تو وہ عوام کے سامنے لے آئے، لیکن میرے خیال میں ابھی تک کسی پولیٹیکل مگر زاہد صاحب، حکومت میں تو آپ لوگ بھی شامل ہیں نا، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ وہ تو الگ ہو گئے حکومت سے، انہوں نے یہ بات کہہ دی، آپ کیا کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ؟ اگر آپ میرے ذرا بات سن لیں تو میں دیکھیں، ہمارے ساتھ MQM بھی تھی، ہم سب تھے اکٹھے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا جو چیف منسٹر ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر کا ہوتا ہے۔ میرے صوبے میں میرے ساتھ پیپل پارٹی تھی نا، آپ نے دیکھا وہ کولیشن پارٹنر ہے میرے ساتھ، لیکن جب ملاکنڈ ڈویژن 7 میں ایکشن لے رہا تھا تو میرے چیف منسٹر نے سٹیپ اٹھایا۔ اس لیے
ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ سٹیپ اٹھائے. اگر ہم ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالے, کوئی پارٹی ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالے, یا وہ جو فورسز میں اس کے لیے کوئی مسئلہ بنائے, پھر عوام کو بتا دے. یہ بات کرنا کہ جی ہم بیٹھے ہیں تو ہمارے 2 ممبر ہیں, وہ ہو یا نہ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے.